नमस्ते सभी को। एक बार पुनः आपका स्वागत है इतिहास की क्लास में। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल वंश। क्या चल रहा था? मुगल काल। देखिए, मुगल काल में हमने बाबर को पढ़ लिया था पूरा। मैंने आपको इनकी नीतियाँ पढ़ाई है। उसके बाद इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी कला, वास्तुकला, जो टॉपिक रह गए। मेरे को पता है अभी शायद आप लोगों के पास सिलेबस नहीं होगा। आपकी बार सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग हुई है, तो एक या दो वीडियो बनेंगे। उन वीडियो में मैं आपको जो इंटीग्रेटेड का या बीए तीनों क्लास, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, इन तीनों में क्या क्या सिलेबस में चेंजिंग हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो स्तर अब की बार थोड़ा कम चलेगा ना, तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं। तो वो टॉपिक कौन से कम हुए, कहाँ से कम हुआ है, क्या सिलेबस है, वो सिलेबस की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके साथ साथ एक या दो वीडियो बनेंगे जिसमें मैं तीनों क्लास उसका, यानी जो हमारी एकेडमिक सिंपल बीए है उनका, और एक या दो वीडियो बनेंगे उसके जो हमारी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका। तो मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस है वो डाल दूंगा। तो थोड़ा अब इनमें क्या होगा कि जो वास्तुकला, कला, धार्मिक नीतियाँ जो बची हुई है, जो अपन ये पूरा हो जाएगा इनकी नीतियों के बारे में। उसके बाद मैं सारा का सारा टॉपिक दोबारा, जो इनकी चित्रकला है, वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, उनके एक दो वीडियो बनेंगे वो आपको करवा दूंगा। तो आज अपन मुगल काल पढ़ रहे थे और मुगल काल में हम औरंगजेब पे आ गए थे। किसके ऊपर आ गए थे? औरंगजेब पढ़ रहे थे। औरंगजेब पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के जो शासन का जो प्रारूप था वो पढ़ लिया था। 1658 में ये क्या बनता है? पहली बार इसका राज्याभिषेक होता है। 1659 में इसका दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। और दूसरी बार राज्याभिषेक होने पर ये फारस का जो शाही परिवार है उसको आमंत्रित करता है। और ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है नेट के अंदर। नेट में एक दो प्रश्न ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो ये कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ। तो ऑप्शन में अकबर आएगा और औरंगजेब आएगा। तो दोनों आए, दोनों सही है। अकबर का भी दो बार, एक कलानौर में, एक बार दिल्ली में। और इसका भी, औरंगजेब का भी दो बार हुआ था, एक बार 1658 में और दूसरी बार 1659 में। और दूसरा प्रश्न ये आता है एग्जाम में बहुत बार है कि ऐसा कौन सा मूल सम्राट था जिसके राज्याभिषेक से फारस का शाही परिवार आता है। यानी शामिल होने के लिए कौन सा परिवार? फारस से तो आता ही आता है, लेकिन फारस का शाही परिवार। क्योंकि दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब जो है वो दिलरास बानो बेगम से विवाह करता है। और दिलरास बानो बेगम जो थी वो फारस के शाही परिवार से बिलोंग करती थी। फारस के शाही परिवार से क्या करती थी? ये विलोम करती थी। जिसके कारण क्या हुआ कि ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और इस बात का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो कि इसने अपनी पत्नी की याद में एक तो ताजमहल बनवाया जैसे औरंगाबाद में, और दूसरा कि इसने अन्य फिर कोई भी प्रकार की शादी नहीं करवाई। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी धार्मिक नीति बताई थी। अब धार्मिक नीति में क्या हुआ कि इसने अनेकों प्रकार की ऐसी नीतियाँ बनाई। जजिया कर वापस लगाना, तीर्थ यात्रा कर लगाना, नशा प्रवृत्ति को दूर करना, शराबखोरी को दूर करना, अनेकों प्रकार के ऐसे नियम बनाए। जिसके कारण क्या हुआ कि जो हिंदू वर्ग था, यानी हिंदू वर्ग जो था वो क्या हो गया था? हिंदू वर्ग औरंगजेब की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। यानी हिंदू वर्ग जो था वो औरंगजेब की नीतियों से क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा परेशान। हिंदू वर्ग औरंगजेब की नीतियों से परेशान हो गया था। क्यों हुआ? देखिए, आपको ये पता होगा कि जब सांझा किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? दारा सिकोया को। सांझा किसे बनाना चाहता था? दारा सिकोया को। ठीक है, दारा सिकोया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि बहुत ही कमज़ोर था। यानी दारा सिकोया के मुकाबले में कमज़ोर था कौन? दारा सिकोया के मुकाबले में कमज़ोर था कौन? औरंगजेब। लेकिन फिर भी विजय कौन रहता है? औरंगजेब। इसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे कुछ कारण थे। एक सेकंड।
इसके पीछे कारण क्या थे कि दारा शिकोह जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। कौन सी प्रवृत्ति का आदमी था? धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। और ये अगर राजा बनता, शायद अपन कल्पना ही कर सकते हैं, वैसे तो ये बना नहीं था, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर राजा या सम्राट दारा शिकोह बनता तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? कि अगर दारा शिकोह, इसने तो मतलब हमारे जो उपनिषद थे और थे, इनका बहुत ज़्यादा इसको नॉलेज था और इसका ये बढ़ चढ़कर भाग लेता था। हिंदू धर्म का जो अनेकों प्रकार के जो उत्सव होते थे उनमें भी ये भाग लेता था। तो दारा शिकोह जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। कौन सी प्रवृत्ति का आदमी था? धार्मिक प्रवृत्ति का। जबकि औरंगजेब जो था वो कट्टर इस्लामिक व सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, जब उत्तराधिकारी वाले युद्ध लड़े जा रहे थे, जब उत्तराधिकारी का जब युद्ध चल रहे थे ना, उस युद्ध में क्या हुआ कि दारा शिकोह तो क्या होता है, पराजित होता है। औरंगजेब क्या होता है, इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इसके पीछे कारण देखिए, इसके पीछे कारण ये हुआ कि दारा शिकोह धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ ना, तो भारतीय जो मुसलमान थे, यानी जो कट्टर उलमा वर्ग में जो विश्वास रखते थे, वो ये जानने लगे कि कल को अगर दारा शिकोह राजा बनेगा तो भारत में ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेगा और हो ना हो कहीं ना कहीं इस्लाम जो धर्म है वो खतरे में आ सकता है। तो लोगों ने इसका साथ नहीं दिया, जबकि साथ किसका दिया? औरंगजेब का साथ दिया। समझ में आ गई? तो पहला क्या हुआ कि ज़्यादातर हिंदू वर्ग के जो लोग थे ना, वो औरंगजेब की नीतियों से क्या हो गए? परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। जिसके कारण क्या होगा, अब हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो इसका क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। आगे मेरी वाली बात समझ में? यानी अब विद्रोह सबसे पहले कौन करेगा? जाटों का विद्रोह है। कौन करेंगे? जाट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? जाट करेंगे। देखिए औरंगजेब के समय सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो कौन करता है? जाट करते हैं। कौन करते हैं? जाटों का विद्रोह है। इसके अंदर सबसे पहला विद्रोह जो किया था वो गोकुल ने किया था। किसने किया था? गोकुल ने। किसने किया था? गोकुल ने। उसके बाद दूसरा विद्रोह राजा राम ने किया। किसने किया? राजा राम ने। और तीसरा जो विद्रोह किया था वो चूड़ामण ने किया था। किसने किया था? चूड़ामण ने। ठीक है। अब गोकुल ने विद्रोह की शुरुआत कर दी, लेकिन उसके पश्चात राजा राम जो था ना, इसने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। बहुत ज़्यादा परेशान किया था औरंगजेब को। और बताया जाता है कि राजा राम ने अकबर का जो मकबरा है उससे हड्डियाँ निकाल कर गटर में फेंकवा दी थी। यानी अकबर की नीतियों से ये बहुत ज़्यादा दुखी था राजा राम। और जाट था ये किए। तो राजा राम ने क्या किया? अकबर के मकबरे से हड्डियाँ निकाल कर यानी अपना बदला लेने के लिए क्या किया कि जो क्षेत्र था वहाँ पे वो क्या किया? उसको खंडित कर दिया। जो मकबरा था वो खंडित कर दिया और उसकी अस्थियों को निकाल कर कहाँ लेके आ गया? अपने क्षेत्र में लाकर उसको गटर में फेंकवा दिया था। और तब ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है ये कि ऐसा कौन सा मकबरा जो अस्थिहीन है? तो अस्थिहीन मकबरा किसका है? अकबर का। क्योंकि अस्थि किसने निकाल ली थी? राजा राम ने। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता होगा कि सांझा के समय, यानी सांझा के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब कहाँ था? दक्षिण का सूबेदार। यानी ये तो आपको पता ही होगा कि पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य जो था वो किस में बटा हुआ था? सूबों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? सूबों में। और दक्षिण का जो क्षेत्र था वो किसको दिया गया था? औरंगजेब को दिया गया था। किसको दिया गया था? औरंगजेब को, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये क्षेत्र आते थे। तो दक्कन का सूबेदार किसको बनाया गया था? औरंगजेब को बनाया था। यानी औरंगजेब जो है वो लगभग 27 वर्षों तक कहाँ रहा था? दक्षिण में रहा था। कहाँ रहा था? दक्षिण में। और इसने अपनी राजधानी भी किसको बना लिया था? औरंगाबाद को बना लिया था। किसे बना लिया था? औरंगाबाद को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। और यहीं पर
यानी शाहजहाँ के समय से लेकर ये औरंगजेब दक्षिण में था और 27 वर्षों तक ये दक्षिणी क्षेत्र में रहा था, हमारे नीचे वाले क्षेत्र में। और औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में उसको क्या बना ली थी, अपनी कैपिटल बना ली थी। क्या बना ली थी? कैपिटल बना ली थी। और उसके पश्चात क्या हुआ कि दक्षिण में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दक्षिण में 1707 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। इसलिए औरंगजेब की कब्रगाह किसे बोलते हैं? औरंगजेब की कब्रगाह, औरंगजेब की कब्रगाह बोला जाता है दक्षिण को। किसे बोला जाता है? दक्षिण को। यानी औरंगजेब ने अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर बिताया था? दक्षिण में ही बिताया था। और दक्षिण में इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। समझ में आ गई? ये इसका दक्षिण बयान था। दूसरा देखिए, आगे इसका पढ़ेंगे अपन अफगान विद्रोह। क्या? अफगान विद्रोह। यानी अफगान जो विद्रोह था, यानी इस समय बताते हैं कि औरंगजेब जब राजा बना तो पश्चिमी सीमांत नीति के अनुसार यहाँ पर अफगानियों के द्वारा औरंगजेब के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। क्या किया गया? आक्रमण किया गया। औरंगजेब ने अकमल खां के नेतृत्व में, अकमल खां के यानी ऐसे अकमल खां के नेतृत्व में, अकमल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी और या इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ठीक है। पहला विद्रोह मैंने आपको बता दिया, जाटों के द्वारा विद्रोह है। दूसरा दक्षिण में विद्रोह है। तीसरा अफगानियों के द्वारा। और चौथा जो विद्रोह इसके समय होता है वो होता है मेवात क्षेत्र में। कहाँ होता है? मेवात। ये मेवात जो क्षेत्र है वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। कहाँ है? हरियाणा के अंदर। यहाँ पर जो मेव जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? औरंगजेब का विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? औरंगजेब का विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के कारण बताते हैं कि यहाँ मेवात के लोगों ने जब विद्रोह किया तो औरंगजेब ने एक शाही सेना भेजी और मेवातियों का क्या कर दिया गया? यहाँ पे दमन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह सिखों के द्वारा विद्रोह है। सिखों का विद्रोह है। देखिए, सिखों का विद्रोह है। इसकी जड़ देखो। आज आप अगर इसकी जड़ तय में चले जाओगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ जहांगीर की। किसकी बात करता हूँ? जहांगीर की। जहांगीर के समय इसका गुरु, उस समय सिखों का गुरु था अर्जुन देव। अर्जुन देव। ठीक है। फिर आएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय गुरु आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह। यानी ये अंतिम गुरु नहीं है गुरु गोविंद सिंह। छठा गुरु है हरगोविंद, जिसे आप बोलते हो हरगोविंद। और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ये हरगोविंद है। ठीक है। और तीसरा है उस समय आ जाएगा औरंगजेब। कौन आ जाएगा? औरंगजेब। और औरंगजेब के समय होगा कौन है? तेग बहादुर। कौन होगा? तेग बहादुर। देखो, मैं ये चीज़ें आपको बार बार बतलाता हूँ कि होगा क्या कि 1857 की क्रांति असफल हुई। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सिखों ने दिया। क्यों दिया? कि 1857 की क्रांति का नेता किसे बनाया गया? मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को। अब जैसे ही मुगल सम्राट यानी सिख जो कम्युनिटी थी वो हमेशा से ही किसका विद्रोह करती थी? मुगलों का। किसका विद्रोह करती थी? मुगलों का। यानी मुगलों से क्या करती थी? विरोध करती थी। यानी इसके विरुद्ध की जड़ देखिए कि सम्राट कौन है? जहांगीर। जहांगीर के समय इसके दो पुत्र थे। एक का नाम खुर्रम था, दूसरे का नाम खुसरो था। एक का खुसरो, दूसरे का खुर्रम। तो जब जहांगीर राजा बना ना तो खुसरो ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह। और वो भागकर किसके पास चला गया? अर्जुन देव के पास चला गया। यानी सिखों का 5वां गुरु था अर्जुन देव। तो वो अर्जुन देव के पास जब गया ना तो वहाँ पर जाकर अर्जुन देव ने उनको क्या दे दिया? जीत का आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए, जहांगीर को इस बात का पता चला ना कि भाई गुरु अर्जुन देव ने क्या कर दिया? इस खुसरो को जीत का आशीर्वाद दिया। तब जहांगीर ने एक संदेश भिजवाया
कि अर्जुन देव है वो मेरे पुत्र खुसरो को जीत का आशीर्वाद दिया है, तो उसे 5 लाख टका मुझे हर जाने के रूप में देना पड़ेगा। तब क्या हुआ, अर्जुन देव ने उसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तभी से इन दोनों के मध्य क्या होने लगी, तकरार होने लग गई। क्या होने लग गई, तकरार होने लग गई। और ये आपस में इन दोनों में क्या आ गई, कटुता आ गई, क्योंकि अर्जुन देव ने वो चीज़ जो टकराव जो चीज़ जो नजराना था वो दिया नहीं। उसके बाद क्या होगा कि जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। ठीक है, तत्पश्चात क्या होगा, अब बनेगा सम्राट कौन, सांझा। अब दुश्मनी तो पुरानी है, दुश्मनी पुरानी है, लेकिन बहस ही अपने आप करेंगे। सांझा का एक प्रिय बाज था, सांझा का प्रिय बाज जो कि गुरु गोविंद सिंह के खेमे में चला गया। जब सांझा ने अपने बाज को लेने की बात कही ना, तो गुरु हरगोविंद सिंह जो थे उसके अनुयायी थे, उन्होंने बाज देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब एक सम्राट के बाज को एक छोटे से जो कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी, वो देने से मना कर दिया, तो सांझा चिंतित हो गया और उसने कहा कि उस समय गोविंदनगर एक कस्बा बस रहा था। तो उस सांझा ने ऑर्डर दिया कि आप जो ये गोविंदनगर कस्बा बस रहा है इसे तो बंद करवाइए और मेरा प्रिय जो बाज है उसको और गुरु हरगोविंद को मेरे दरबार में लाइए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, और ऐसा जब नहीं किया गया, न गोविंदनगर कस्बे को बसाने का काम बंद किया गया, न उनका बाज दिया गया। ठीक है, तो होगा क्या कि अब सांझा गुरु गोविंद सिंह को भी क्या कर देगा, मरवा देगा। अब अंतिम जो औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब शासक बना, तो उस समय सिख जो कम्युनिटी थी उसने ज़बरदस्ती अटैक कर दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो जानते थे कि अब इनकी स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, और औरंगजेब के ऊपर जब विद्रोह किया तो उस समय सिखों के गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे, तेग बहादुर। और तेग बहादुर को क्या कर दिया गया, औरंगजेब ने फांसी पे लटका दिया। कहाँ पर, दिल्ली के चांदनी चौक पे, जहाँ वर्तमान में कौन सा गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। वर्तमान में भी ये अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यानी औरंगजेब के समय जो अंतिम विद्रोह हुआ वो किसके समय हुआ, गुरु तेग बहादुर के समय। और तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और अपनी धार्मिक नीतियों के कारण ये क्या होता चला गया, फ्लॉप होता चला गया। और 1707 में दक्कन में 1707 में दक्कन में ही विद्रोह को दबाते समय इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और उस समय जब इसकी मौत होती है 1707 में, उस समय मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा जो कि इतने बड़े वंश को, इतने बड़ा जो शासन था उसको क्या कर सके, संभाल सके। 1707 में इसकी क्या हो जाती है, दक्षिण में विद्रोह को दबाते समय इसकी दक्षिण में ही क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। दक्षिण में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले औरंगजेब किसके बाद, सांझा के बाद, सांझा के कितने पुत्र, 4। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह है। क्या नाम था, दारा शिकोह है। दारा शिकोह के बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, और चौथा का नाम क्या है, मुराद। ठीक है, देखिए शाहजहां जब जीवित था, यानी ये एकमात्र ऐसा सम्राट है सांझा, ये जीवित था, और उसी समय क्या हो गया था, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। यानी इससे पहले नहीं हुआ था किसी के समय, जरूर उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुए थे, लेकिन सांझा तो क्या है, जीवित है। बाकी के तो मरने के बाद शुरू हुए थे, लेकिन सांझा के जीवित रहते हुए क्या हो गया था, युद्ध शुरू हो गए थे। पहला युद्ध कौन सा, धर्मत का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, और उसके बाद दोराई का युद्ध। ठीक है, 1658 यानी मार्च 1658, अप्रैल 1658, और उसके बाद 1659 दिसंबर 1659 में किसका युद्ध होगा, दोराई का युद्ध। और इन तीनों ही युद्धों में किसकी विजय होगी, औरंगजेब की विजय होगी। औरंगजेब जो था वो इसका तीसरा पुत्र था और 5वीं संतान थी। क्यों, क्योंकि इसके 3 पुत्रियां भी थी, रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा।
या ऐसा बताते हैं कि शाहजहाँ और मुमताज़ महल के कुल 14 संतानें थी। उन 14 संतानों में ये 7 जीवित रहे थे। औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब बेटों में इसका तीसरा स्थान था, और वैसे देखें संतान की उत्पत्ति के आधार पर तो ये 5वां था। ठीक है। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, और ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसके साक्ष्य हमें ऐसे मिलते हैं कि औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम को रबिया दुर्रानी की उपाधि देता है, रबिया दुर्रानी की उपाधि देता है। ये दिलरास बानो बेगम जो थी वो फारस के शाही परिवार की थी, और जब इसका 1659 में राज्याभिषेक होता है तो उस राज्याभिषेक में ये फारस के शाही परिवार को आमंत्रित करता है। एक इतिहासकार मनुची जिसने द स्टोरियो ग्रंथ लिखा है, मनुची ये कहता है कि ये फारस के पूरे शाही परिवार को आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने पर उनको सम्मान देने के लिए अपने राज्याभिषेक के समय सबको एक एक अरबी घोड़ा देता है, एक एक हीरो से जड़ित उपहार देता है। और फारस का जो शाही परिवार था उसके पान के पत्तों का बहुत शौक था, तो ये पूरे भारत के जो पान के पत्ते वो इकट्ठे करवाता है और फारस के शाही परिवार को भेंट करता है। ठीक है। और इसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल की फोटोकॉपी, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर क्या बनाता है, एक ताजमहल बनवाता है, लेकिन उसे बोला जाता है वर्तमान में क्या, ताजमहल की फूड नकल, रबिया दुर्रानी की याद में, जिसका सही नाम क्या है, दिलरास बानो बेगम। ठीक है। ये उपाधि याद रखना, जैसे मेहरुनिसा सही नाम, जहांगीर ने उपाधि किसकी दी, नूरजहां की। अर्जुबंद बानो बेगम सही नाम है, उपाधि किसकी मिलेगी, मुमताज महल की। दिलरास बानो बेगम सही नाम है, लेकिन उपाधि किसकी मिलेगी, रबिया दुर्रानी की। ठीक है। तो आज हमारा 1707 में इसकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हमारी हिस्ट्री के अंदर एक नया पड़ाव शुरू हो जाएगा, और वो पड़ाव शुरू होते ही कहलाता है आधुनिक भारत, यानी ये टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, एक जो पूरा का पूरा मुगल वंश था उसको संभालने वाला इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मुगल वंश के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति ने बहुत भूमिका अदा की, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति तो थी मुगल वंश के पतन के कारण में, लेकिन इसके अलावा भी अनेकों कारण थे। ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।